जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी का, हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, अध्ययन करने वाले और तमाम जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी को मैं पेपर से पहले अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके लिए रिवीजन क्लास ये पार्ट है, आज 2 है। पहला पार्ट है वो हम ले आ चुके हैं, जिसमें पद्य भाग से सभी कवि परिचय का हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराया है और उनसे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो भी उनकी रचनाएं हैं उनसे परिचित करवाया है। यानी हमने कवि परिचय, उनसे बनने वाले छोटे प्रश्न और पाठ सारांश के माध्यम से जो मुख्यतः प्रश्न आते हैं उन सभी का हमने अपने रिवीजन के माध्यम से बताया है और ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो एक अपने क्लास का रिवीजन करना चाहते हैं। कितना सीखा, क्या उसे आता है और कहाँ पर कुछ कमी है। और दूसरा, जो जिसने कई कारणों के कारण, अपने निजी कारणों के अध्ययन के प्रति ध्यान नहीं दिया है और तो कम समय में वो ये क्लास देकर परीक्षा में अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि अच्छे प्रतिशत भी ला सकता है। मात्र समय की ये कुछ क्लास है, तो जो भी लाइव है वो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो भी अपने भाई बंधु है, विद्यार्थी है, उनको आगे क्लास को शेयर करते रहिए और ये जो लाइव संख्या है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं गद्य भाग और उनसे लेखक और गद्य भाग का मुख्य जो परिचय। आगे हम इनके महत्वपूर्ण शॉर्ट प्रश्न भी लेकर आएंगे और व्याकरण से संबंधित जो भी है वो भी हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे, किस प्रकार पेपर में आपको इनसे संबंधित कैसे प्रश्न आपको हल करने हैं, किस प्रकार तैयारी करनी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और निरंतर है वो हमारी कक्षाओं का अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जो ये प्रेमगन की छाया स्मृति, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित पहला ही गद्य भाग का पाठ है। इसमें हम लेखक के बारे में बात करते हैं। तो लेखक परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी के जाने माने लेखक है और कवि है। हिंदी साहित्य क्षेत्र में, अब बात करें साहित्य क्षेत्र में, तो साहित्य क्षेत्र में इनका तुल्य योगदान है, अत्यंत प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन 1884 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। अब अगोना गांव किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। और रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध है। ये इंटरमीडिएट तक पढ़े थे, किंतु उन्होंने स्वाय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन और नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। अब इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाला व्यक्ति स्वाध्याय अर्थात समय अध्ययन करके संस्कृत भाषा सीख सकता है। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी के प्राचीन और नवीन साहित्य को गंभीर रूप से उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। ये बात है वो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में हुई। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किस में हुई? तो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में। वे हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। वे काशी नागरी पंचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सहायक संपादक रहे। तो वो काशी नागरी पंचारणी जो सभा हुई थी ना, उसमें किसके निर्माण में वो सहायक संपादक रहे?
तो हिंदी शब्द सागर के निर्माण में वो सहायक संपादक रहे। और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वो क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष बन गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो कौन से पद पर कार्य करते हुए 1941 में उनका निधन हो गया? तो आपको ध्यान में है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और इसी पद पर वो रहते हुए उनका निधन हो गया। ठीक है, जो भी लाइव है, जो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति है वो ज़रूर दर्ज करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, वीडियो आगे से आगे भेजते रहिए। शुक्ल जी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है वो क्या है, वो सबसे प्रसिद्ध है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में उनकी जो किस प्रकार, कहाँ से कौन सी किस रचना है, हिंदी का पहला कवि कौन सा है, उनका रचना काल और क्रमानुसार कौन से, तो जिस प्रकार है काल में आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और गद्य काल है, इस प्रकार उन्होंने अपने काल विभाजन किए थे। उससे संबंधित उन्होंने गोस्वामी, तुलसीदास, जायसी और सूरदास का सुंदर ढंग से विवेचन किया है। किन किन का? गोस्वामी, तुलसीदास, जायसी और सूरदास का, जो त्रिवेणी नाम से प्रकाशित है। तो तीन, तुलसीदास, जायसी और सूरदास, इनका सुंदर ढंग से क्या किया है, विवेचन किया है, जो त्रिवेणी नाम से प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर आपको मुख्यतः बात ध्यान में रखनी है। उनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ चिंतामणि के 4 खंड और रस मीमांसा। उनके द्वारा लिखे गए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? ये आपके चिंतामणि और रहस्य खंड। उनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ चिंतामणि के कितने? 4 खंड है और रस मीमांसा, ये क्या है, इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल जी उच्च कोटि के समालोचक, इतिहासकार और निबंध लेखक थे। उनके विचारों में उनकी मौलिकता, प्रतिभा, निर्भीकता और आत्मविश्वास झलकता है। अब देखो शुक्ल जी का कितना हौसला बुलंद था। वो उच्च कोटि के क्या थे? समालोचक थे, इतिहासकार और निबंध, इतिहासकार भी थे और वो अपनी रचनाओं में निबंध का भी लेखन करते थे। उनके विचारों में क्या थी? लेखन के साथ मौलिकता थी और प्रतिभा थी, अर्थात वो प्रतिभा के धनी थे और बड़ी ही निर्भीकता और आत्मविश्वास है वो उनके स्वभाव में झलकता था। सबसे बड़ी मुख्यतः बात यही है। तो आप उनके व्यक्तित्व परिचय के साथ साहित्यिक परिचय भी उनका बहुत ही अच्छा रहा है। निबंध का सारांश, ये जो प्रेमगन की छाया समर्थित निबंध है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक सहज स्मरणात्मक निबंध है। तो किस प्रकार सहज स्मरण, यानी जो भी याद रूपी जो बातें उन्होंने अपने इस निबंध के माध्यम से उजागर की है, तो ये अध्याय आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इस प्रकार अध्याय में जो सहज स्मरणात्मक, ये प्रश्न पूछ ले कि प्रेमचंद की छाया समर्थी किस प्रकार की साहित्यिक विधा है, तो वो एक सहज स्मरणात्मक निबंध साहित्यिक विधा है। ये आप ध्यान में ज़रूर रखना। आगे हम बात करते हैं सुमेरिनी के मन के। ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। इनके लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक परिचय, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। ये भी संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, बांग्ला के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के ज्ञाता थे।
ये भी देखो अनेक भाषाओं के क्या थे, ज्ञाता थे। उन्होंने भी अनेक भाषाओं में क्या किया था, अध्ययन किया था, और ये अनेक भाषाओं के क्या थे, ज्ञाता थे। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। किस भाषा के सबसे जो प्रकांड पंडित थे वो थे संस्कृत के। किनके, संस्कृत के। उन्होंने सन 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्य किया। तो अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्य करने वाले कौन थे, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। उनकी रचनाएं समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी पंचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी रचनाएं किन किन में प्रकाशित हुई, समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, ये जो है ना, ये नागरी पंचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। यहाँ से प्रश्न पूछ ले इम्पोर्टेड, तो आपको यहाँ उत्तर देना होगा। उन्होंने उच्च कोटि के निबंध लिखे। कौन से निबंध लिखे, उच्च कोटि के निबंध लिखे। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ लिखी थी। कौन कौन सी, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन। उनकी उसने कहा था कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है वो, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था, ये कहानी है वो उनकी क्या है, सबसे प्रसिद्ध कहानी है। पाठ का सारांश के बारे में बात करें तो सुमिरन मन के शीर्षक पाठ में 3 लघु निबंध संकलित है। पहला है बालक बच गया, ठीक है, फिर ढेले चुन लो और घड़ी के पुर्जे। तो इनके माध्यम से जो कवि ने, लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि बालक बच गया, ढेले चुन लो और घड़ी के पुर्जे से ये क्या कहना चाहते हैं। आगे हम जब इनके शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे तब इनमें हम पाठ परिचय से संबंधित आपको अवगत कराएंगे। बाकी आपको रिवीजन में इनका ध्यान है, तो आगे हम जो भी पाठ है वो जल्द से जल्द रिवीजन कर लें, फिर उनके आगे हम इनसे संबंधित क्वेश्चन वापस लेकर आएंगे। तो समध्या, तीसरा पाठ कौन सा है, समध्या। ये इम्पोर्टेड छोटे वाले लेखक और लेखक से संबंधित रचनाएं और जहाँ से जो इम्पोर्टेड पाठ प्रश्न बनते हैं वो आपके कहीं मतलब परीक्षा में छूट न जाए, इसलिए इम्पोर्टेड है। और कवि परिचय का भी एक आसान सा प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है, तो उसमें भी आप आसानी से इसके उत्तर दे सकते हो। समध्या के बारे में बात करें, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किन की रचना है, लेखक है रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में सन 1981 में हुआ था। तो समध्या फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और जिनका जन्म कहाँ है, बिहार के पूर्णिया जिले के ओराई हिंगना गांव में, और जन्म कब हुआ, 1921 में हुआ। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेने वाले लेखक हैं। नेपाल के राणा विरोधी आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही, ठीक है। तो नेपाल से संबंधित जो विरोधी भूमिका है वो भी उन्होंने निभाई थी। वे प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारों के समर्थक थे, तो वो थे प्रगति, कौन से, प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। रेणु जी स्वतंत्र भारत के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। आंचलिक, और ये समध्या भी एक आंचलिक कथा है, ये आपको पेपर में ध्यान रखना है। आंचलिक कथाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। किस प्रकार के कथाकार है, आंचलिक। उन्होंने आंचलिक उपन्यास और कहानियों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। ये कहानी भी किस प्रकार की है, एक है आंचलिक कहानी है। रेणु ने मेला आंचल, परिकथा आदि उपन्यासों से ख्याति प्राप्त की
और उपन्यास शिल्प को नया रूप प्रदान किया। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने किन से है वो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि है वो प्राप्त की थी। तो प्रसिद्धि प्राप्त की थी मेलांचल, प्रतिपरिकथा आदि उपन्यासों से। इम्पोर्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। उनके ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कलम कहानी संग्रह। तीसरी कलम क्या है? कहानी संग्रह। आदिम की रात्रि कहानी संग्रह, अग्निखोर कहानी संग्रह, उनके ठुमरी ये क्या है? ये कहानी संग्रह। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी लेखक से संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो जारी होता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। रेणु ने अपनी कहानियों में गाँव के बदलते परिवेश को, उनके बनते बिगड़ते मूल्यों को पूरी समग्रता और पूरी तन्मयता के साथ चित्रित किया। रेणु ने सबसे पहले तो गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जो किस प्रकार बदलता परिवेश होता है उसको अपनी कहानियों में लाने का प्रयास किया और बड़ी ही तन्मयता के साथ चित्रित किया, मतलब चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो ग्रामीण परिवेश का उन्होंने बदलते परिवेश को ध्यान में रखा है। यहाँ पर छोटे वाले क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट और इस पाठ से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। उनकी लाल पान की बेगम, रसप्रिया और ठुमरी आदि आंचलिक कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन सी है? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनकी लाल पान की बेगम, रसप्रिया और ठुमरी। अब ठुमरी कहानी है वो किससे संबंधित है? यहाँ से प्रश्न पूछ ले फणीश्वरनाथ रेणु से। समध्या भी रेणु की मार्मिक आंचलिक कहानी है। अब जो ये पाठ में संकलित है ना कहानी, कौन सी है? समध्या। और ये रेणु की मार्मिक अर्थात मन को छूने वाली आंचलिक कहानी है। यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान में दोगे इसका, ठीक है। और समध्या में क्या है कि समध्या जो एक क्या काम करता है, समध्या वो होता है जो किसी का संवाद यानी संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि समध्या तो वो होता है जो निठला निकम्मा होता है, बेरोजगार होता है, और वो रोटी या खाने पीने के शौक के कारण जो संदेश है वो ले जाने का काम करता है। और इस पाठ में आप में ध्यान है कि बड़ी बहुरिया का संदेश है वो ले जाने का प्रयास किया जाता है, और किस प्रकार जो समध्या है वो संदेश ले जाता है। और पूरी ये जो आंचलिक कहानी है इसमें मार्मिक रूप से इसको चित्रित किया गया है। तो एक बार ज़रूर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान, आगे हम जब शॉर्ट में इनके पाठ परिचय और प्रश्न बुलाएंगे तो आपके अवगत कराएंगे। अब हम एक बार सभी लेखकों के परिचय के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। आगे है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, भीष्म साहनी, ठीक है। इनके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। लेखक परिचय। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी शहर में हुआ था, जो अब वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कब हुआ था? सन 1915 में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अब उनकी प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ हुई थी? घर पर ही। स्कूल में उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया। स्कूल में उन्होंने किस में किया? उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में किया। लाहौर से किस में किया? अंग्रेजी से। तथा पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय से किसकी उपाधि प्राप्त की? पीएचडी की। पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? पंजाब विश्वविद्यालय से। उन्होंने पत्रकारिता, नाटक मंडली में काम किया। अम्बाला के एक कॉलेज, अमृतसर के खालसा कॉलेज में, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर कॉलेज में अध्यापन। तो इन्होंने निम्न कॉलेजों में क्या किया है? अध्यापन का भी कार्य करवाया है। उन्होंने नई कहानियाँ का संपादन किया। उन्होंने किन का संपादन किया?
उन्होंने नई कहानियों का संपादन किया। साहनी ने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और बाल उपयोगी कहानियाँ लिखी। साहनी ने किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी? साहनी ने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और बाल उपयोगी कहानियाँ लिखी है साहनी ने। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ सकता है। उन्होंने आज के अतीत, किसके? आज के अतीत आत्मकथा भी लिखी। तो साहनी के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा को बताइए, या उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आज के अतीत। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से प्रश्न आपके लिए आ सकता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सलाहकार सम्मान से सम्मानित किए। तो ये कौन कौन से हैं उन्हें मिलने वाले पुरस्कार? तो उनको मिलने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं? उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया। सलाहकार सम्मान से। विषम साहनी का निधन 2003 में हुआ। विषम साहनी का निधन कब हुआ था? 2003 में। इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुत पाठ विषम साहनी की आत्मकथा। प्रस्तुत पाठ है वो विषम साहनी की आत्मकथा आज के अतीत। और आज के अतीत पर हम बात करें तो उनकी क्या थी? एक आत्मकथा थी। यहाँ पर हमने नोट किया ना, उनके आज के अतीत उनकी आत्मकथा है। और प्रस्तुत पाठ में भी यहाँ से प्रश्न पूछ ले तो आज के अतीत से संकलित एक अंश है जो कि सहसमर शैली में लिखा गया है। जो किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? अब किस प्रकार है? जो लेखक है गांधी जी से मुलाकात करते हैं, नेहरू जी से मुलाकात करते हैं, फिर यासेर अराफात, और किन किन जगह पर इनकी मुलाकात होती है, किस प्रकार वो मुलाकात के दौरान जो पल है उन पलों को वो स्मरण मतलब याद करते हैं, और क्या क्या उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उन्होंने इसके माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। अब गांधी जी का मिलना कहाँ पर हुआ, नेहरू जी का मिलन कहाँ पर हुआ, यासिर अराफात, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, वो भी आपको मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। आगे हम जब शॉर्ट प्रश्न भी लाएंगे तो वो भी आपके लिए ज़रूर नोट करवाएंगे। तो आगे 5वां अध्याय कौन सा आपके लिए? लघु कथाएं। तो असगर वजाहत, असगर वजाहत की ये क्या है? लघु कथाएं। तो असगर वजाहत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो लेखक परिचय। असगर वजाहत का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सन 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? फतेहपुर में। और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से की। सन 1955-56 से असगर वजाहत ने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब लेखन का कार्य असगर वजाहत ने कब किया था? 1955-56 से। प्रारंभ में वे विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य करते थे। अब जो प्रारंभ में जो लेखन करते थे तो वो किन के लिए करते थे? विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य करते थे। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। अब पत्र पत्रिकाओं के लेखन के बाद वो कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य करवाने लगे असगर वजाहत? तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाने लगे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, नुक्कड़ नाटक लिखे। अब नुक्कड़ नाटक है ना, वो भी उन्होंने क्या लिखे थे? अपनी लिखे थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों में धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का भी काम किया। अब जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं या जो सीरियल है उन धारावाहिकों के लिए भी उन्होंने अपना पटकथा का लेखन क्या किया था? शुरू किया था। ये अनेक भाषाओं के प्रतिभा के धनी थे, अर्थात बहुमुखी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। साथ में उन्होंने कई प्रकार की पटकथाओं का भी लेखन किया है।
उन्होंने गज़ल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन और बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन किया। अब कोई सा भी धारावाहिक का नाम पता चले तो बूंद बूंद धारावाहिक है, वृत्त चित्र का निर्देशन, ठीक है। उन्होंने दिल्ली पहुंचना, स्विमिंग पूल आदि कहानी संग्रह, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़ जैसे नाटक है, सबसे सस्ता गोश्त जैसे नुक्कड़ नाटक लिखे। अब नुक्कड़ नाटक की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट उनके कौन कौन से हैं? इन्ना की आवाज़ नाटक, सस्ता गोश्त, स्विमिंग पूल कहानी के अलावा इनकी भाषा कथा के अनुरूप गांभीर्य, व्यंग्य, मुहावरों, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनकी भाषा के अनुरूप गांभीर्य, व्यंग्य, मुहावरे, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त है। तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, और मुहावरों के शब्द, और जिनमें क्या किया गया है? व्यंग्य, यानी जिन पर व्यंग्य किए गए, लघु कथाओं का सारांश। अब इसमें 3 लघु कथाएं हैं। तो शेर जो लघु कथाएं हैं उसमें किसका प्रतीक बताया गया है? व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। शेर है वो किसका प्रतीक बताया गया है? किस प्रकार जो शेर है वो मतलब व्यवस्था के रूप में, मतलब मुंह खोल के बैठ गया और जंगल के बोले वाले जानवरों को झांसा प्रलोभन देकर उनका क्या करे? शिकार करे। उसी प्रकार जो समाज की व्यवस्था पर भी लेखक ने यहाँ पर क्या किया? करारा व्यंग्य करने का प्रयास किया कि भली भाली जनता किस प्रकार व्यवस्था के जाल में फंस जाती है। तो इनकी अन्य 2 लघु कथाएँ हैं, वो भी हम जब शॉर्ट प्रश्न लाएंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेखक परिचय हमने कर लिया, आगे हम अन्य लेखकों का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं? परिचय लेते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये किन के द्वारा लिखित है? निर्मल वर्मा। यहाँ से भी कई बार है वो सीधे सीधे प्रश्न है वो आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट ये आपके लिए। जहाँ कोई वापसी नहीं किससे संबंधित है? निर्मल वर्मा से। तो लेखक परिचय के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में सन 1929 में जन्मे थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया। कौन से विषय में एमए किया? इतिहास में एमए किया। तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी। निर्मल वर्मा ने कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टा जैसी विधाओं में रचनाएं की थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर लेख एवं रिपोर्टाज लिखे थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर क्या लिखे थे? लेख और रिपोर्टाज लिखे थे। ये बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। सन 1985 में कवे और काला पानी, 1985 में कवे और काला पानी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इम्पोर्टेंट कौन सी रचना पर? कवे और काला पानी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हर बारिश में कल्ला का जोखिम और धुन से उठती धुन उनकी यात्रा सह स्मरण है। तो उनकी यात्रा के द्वारा जो लिखे गए सह स्मरण कौन कौन से हैं? हर बारिश में, कल्ला का जोखिम और धुन से उठती धुन, ये उनकी यात्रा सह स्मरण है। वे दिन लाल टीन की छत, वे दिन लाल टीन की छत, एक चिथड़ा, सुख और अंतिम अरण्य, ये उनके उपन्यास है। तो उपन्यास निर्मल वर्मा के पूछ लिए जाए तो अंतिम अरण्य, एक चिथड़ा, सुख और लाल टीन की छत और वे दिन, ये इनके क्या है? उपन्यास। उनके कहानी संग्रह, अब हम बात करते हैं उनके कहानी संग्रह की। पिछली गर्मियों में, कवे और काला पानी,
कवे और काला पानी, बीच बहस में, तीन एकांत, जलती जाड़ी और परिंदे, ये इनकी क्या है, कहानियाँ हैं। और निबंध कौन कौन से हैं उनके, शब्द और स्मृति, कल्ला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। ढलान से उतरते हुए ये इनके क्या है, निबंध है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट इनके बारे में हमने चर्चा की। और इस पाठ में से जहाँ कोई वापसी नहीं, वो हम प्रश्नों के माध्यम से लाएंगे। और पाठ आपको याद आते ही वहाँ से याद आ गया कि जहाँ कोई वापसी नहीं से क्या अर्थ है, जहाँ किसी प्रकार की कोई वापसी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे हम बात करते हैं दूसरा देवदास। दूसरा देवदास किससे संबंधित है, ममता कालिया। और इस पाठ परिचय में भी दूसरा देवदास कहने का मतलब क्या है, ये एक कहानी है, किन दो पात्रों के बीच किस प्रकार शुरू होती है, कहाँ उनका इस कहानी का अंत होता है। तो इसलिए ये आपको हम इन प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। अभी हम ममता कालिया के बारे में, जो लेखिका है, उसका परिचय करते हैं। हिंदी के आधुनिक कथाकारों में ममता कालिया को विशिष्ट कथा लेखिका माना जाता है। क्या माना जाता है, विशिष्ट लेखिका माना जाता है। उन्होंने नई कविता आंदोलन से जुड़कर, किससे जुड़कर, नई कविता आंदोलन से जुड़कर नारी की बदलती हुई स्थितियों, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन की अनुभूतियों का चित्रण किया है। उनका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में 1940 में हुआ। कब हुआ, 1940 में। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए किया। कौन से विषय से एमए किया, अंग्रेजी। वे दौलतराम कॉलेज से क्या विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की क्या रही, प्राध्यापिका रही। तो वे प्राध्यापिका किससे रही, दौलतराम विश्वविद्यालय। वे भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। अब वे नई दिल्ली में स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य कर रही है। अब वे दिल्ली में क्या कर रही है, स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण तथा कहानी सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण तथा कहानी सम्मान प्राप्त हुआ है। अभिनव भारती कलकत्ता ने उन्हें रचना पुरस्कार, सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान ने श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी क्या किए, प्रदान किए। ममता कालिया के बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां और दौड़ आदि उपन्यास तथा 12 कहानी संग्रह भी इनके क्या है, प्रकाशित किए गए हैं। लेखक परिचय में बहुत सारी रचनाओं के नाम हैं, तो आप उनके साहित्यिक परिचय में इम्पोर्टेंट जो आपको रिवीजन में लगे उनको ज़रूर देख लीजिए। कहीं से भी प्रश्न है वो आपके लिए परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। पर मुख्यतः जो पाठ है, जैसे दूसरा देवदास है और इनसे संबंधित पूछ लिया जाए, ममता कालिया की रचना कौन सी है, दूसरा देवदास। बाकी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने नोट करवा ही दिया। आगे हम बात करते हैं कुट्टज। कुट्टज किन की रचना है और किस प्रकार का निबंध है। ये एक ललित निबंध है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कुट्टज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक परिचय के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जन्म है सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुब्बे का छपरा गांव में हुआ था। बलिया जिले के दुब्बे का छपरा गांव में हुआ था। उन्हें हिंदी के लेखकों में आलोचक, निबंधकार
तथा उपन्यासकार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में किस प्रकार के जो मतलब स्थान है वो प्राप्त है, तो उन्हें हिंदी गद्य लेखकों में बात करते हैं। गद्य लेखन में एक तो वो आलोचक के रूप में बहुत ज़्यादा रहे, आलोचना है वो उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो आलोचनाएं करते थे अन्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। फिर वो निबंधकार अच्छे थे, फिर निबंध के साथ वो उपन्यासकार, तो इनमें इनका शीर्ष स्थान था। तो शीर्ष स्थान की बात करें तो हिंदी के गद्य लेखकों में वो एक आलोचक के रूप में, निबंधकार में तथा उपन्यासकार रूप में शीर्ष स्थान पर रहे। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की और 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। कौन सी उपाधि प्राप्त की? ज्योतिषाचार्य की उपाधि है वो जो उन्होंने प्राप्त की थी। वे सन 1940-50 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वे सन 1940-50 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। किसके निदेशक रहे? शांति निदेशक के निदेशक रहे। वहाँ उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एवं आचार्य छित्तीमोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो बताओ वहाँ पर उन्हें किन का सानिध्य प्राप्त हुआ? तो वहाँ उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर व आचार्य छित्तीमोहन सेन का सानिध्य वो प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सन 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। अब वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। 1952-53 में वे काशी नागरी पंचारणी सभा के अध्यक्ष बने। अब काशी में जो नागरी पंचारणी सभा है उसके अध्यक्ष कब बने? तो 1952-53 में। कौन बने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो 1952-53 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने। यहाँ से प्रश्न है वो आपको इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है। 1955 में, अब बात करते हैं कि 1955 में वे राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य बने। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो साहित्य व कला के क्षेत्र में जो नामित होते हैं उन नामित में उन्हें कब किया गया? 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य, प्रथम राजभाषा के आयोग के सदस्य हैं वो, उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा 1955 में नामित किया गया था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आपको ध्यान में रखना है। 1960-67 तक वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। अब हिंदी विभाग के अध्यक्ष है वो 1960 से 1967 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में रहे। ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। 1967 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर नियुक्त किए गए। कब? 1967 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर नियुक्त किए गए थे। ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने गद्य भाग से आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी लेखक परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाएं, कौन सी? उनकी साहित्यिक रचनाएं जो हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अपने क्लास के रिवीजन के लिए,
तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ पर भी आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट हमारे प्रश्न आ सकते हैं, आगे हम आपके लिए जो इसका हिंदी साहित्य में जो हम बताएंगे आपको किस प्रकार व्याकरण के टॉपिक है वो आप कैसे और किस समय रिवीजन करें कम समय में, जो भी आपको मतलब परफेक्ट है, मतलब जिस प्रकार याद रहें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे वाले जो आज के लेखक परिचय में से, पाठ परिचय में से और पाठ के सार से भी आ रहे हैं, और निश्चित आपको आगे मिलेंगे। तो आप हमारे पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, और ये आज हमारा पार्ट 2 है, उसको भी देखिए। आगे से संबंधित हम जो भी लाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आपका कम समय में आप ज़रूर रिवीजन कीजिए, इनका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो विद्यार्थी नियमित ध्यान नहीं दे रहे थे, एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें, तो परीक्षा के अंतिम समय में आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। आगे एक बेहतर वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, वहीं परीक्षा उपयोगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।